जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में सोशल साइंस समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र का ये सेकंड पेपर है, याद रखेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र का सेकंड पेपर है। पेपर का नाम है दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा दोस्तों रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेस। ठीक है, सेकंड पेपर है समाजशास्त्र का। और या तो हिंदी में आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्लास 5 है। इसके पहले जो भी क्लास आपको चाहिए वो प्लेलिस्ट मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पेपर भी मैंने कराया है, काफ़ी उसमें से क्वेश्चंस आए थे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ध्यान से पढ़िएगा सभी प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था दोस्तों, ऐतिहासिक शोध में संभाषण विश्लेषण से संबंधित है। कार, फूको, हॉब्स, बॉम या फिर स्किनर। तो दोस्तों जो ऐतिहासिक शोध में संभाषण विश्लेषण से संबंधित है वह फूको है। ठीक है, इनका दोस्तों दो तरह से नाम आपके ऑप्शन में देगा परीक्षा में, या तो फूको लिख करके देगा या तो फौकाल्ट लिख कर देता है। ठीक है, या तो फूको देगा या फिर फौकाल्ट, इस तरह से लिख करके देता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अभी आगे मैं बता भी दूंगा, तो इसमें याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐतिहासिक शोध में संभाषण विश्लेषण से संबंधित कौन है, फूको। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह फूको की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी फ्रांसीसी दार्शनिक और इतिहासकार मिशेल फौकाल्ट द्वारा 3 खंडों में व्याप्त कृति है। ठीक है, आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी कितने खंडों में यह बांटा गया है, कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, या कितने खंडों में यह कृति है, तो 3 खंडों में यह है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये भी याद रखिएगा फूको दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए आपके एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन में या तो फूको देता है या फिर मिशेल फौकाल्ट। मैंने दोनों बता दिया है, उम्मीद है अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका पूछा है, आंतरिक बाहरी आलोचनाओं की अवधारणाएं किससे संबंधित है। आंतरिक बाहरी आलोचनाओं की जो अवधारणाएं हैं दोस्तों, यह आपका ऐतिहासिक शोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, पिछली घटनाओं के बारे में चश्मदीद गवाह कहलाते हैं। तथ्य, प्रारंभिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत या मौखिक स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों जो पिछली घटनाओं के बारे में चश्मदीद गवाह होते हैं वह प्रारंभिक स्रोत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है। बताइए इन चारों में से कौन सा अनुसंधान है दोस्तों जो स्टीफन कोरे से संबंधित है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। चलिए छठवां नंबर प्रश्न आ गया आपका। छठवां पूछा है, किसी भूतकाल की घटना की स्मृतियों और व्यक्तिगत टिप्पणियों के संग्रह को कहा जाता है। मौखिक इतिहास, स्थानीय इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, विज्ञान या राष्ट्रीय इतिहास। तो दोस्तों किसी भूतकाल की घटना की स्मृतियों और व्यक्तिगत टिप्पणियों को मौखिक इतिहास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। 7वां नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देंगे, यह प्रश्न आएगा जरूर। मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। कर्लिंगर, गुडे और हार्ट, सीआर कोठारी या फिर विलिंसन। तो दोस्तों जो मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक है यह आपके गुडे और हार्ट ने लिखा था। ठीक है, और आपके एग्जाम में दोस्तों पूछेगा कि गुडे एवं हार्ट ने जो मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी है इसका प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, इस तरह से पूछेगा, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो दोस्तों जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक 1 दिसंबर 1952 को गुडे और हार्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है दोस्तों, अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अनुभवजन्य शोधों में दोस्तों वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 9वां प्रश्न है आपका दोस्तों,
जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है? ऐतिहासिक अध्ययन का, केस अध्ययन का, अनुदैर्ध्य अध्ययन का या प्रायोगिक अध्ययन का? तो जो दोस्तों जनगणना होता है, ठीक है, जनगणना का जो अध्ययन होता है यह अनुदैर्ध्य अध्ययन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 का। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट पेपर में दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिला होगा, कई सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हैं, ठीक है। सेकंड पेपर में भी आएंगे तो सभी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको प्लेलिस्ट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो सभी वीडियो अवेलेबल होंगी। प्रीवियस दोस्तों जो दूसरे कॉलेज के पेपर हुए हैं उसको भी मैंने कराया है, ठीक है, उसको भी देख करके जाइएगा। जो फर्स्ट पेपर में जो पेपर हम कराए थे दोस्तों दूसरे विश्वविद्यालय का, उसमें से कई प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सेकेंड पेपर में भी कराए हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें 75 क्वेश्चन पूछा था और इसमें भी पूछा है, ये भी मैंने कराया है क्लास, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? निम्न में से किस प्रकार का शोध दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध निर्धारित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहसंबंध शोध। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है दोस्तों, प्रयोगात्मक शोध में परिकल्पना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के? तो दोस्तों प्रयोगात्मक शोध में जो परिकल्पना होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इससे क्या होता है कि आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर क्या पूछा था कि प्रयोगात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से भैया? जेड परीक्षण, टी परीक्षण और एफ परीक्षण, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार कौन कौन से भैया? तो बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, ये तीनों क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है, यह परिभाषा संबंधित है। तो यह परिभाषा ग्रीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो परिभाषाएं हैं दोस्तों उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है। यह परिभाषा किसकी है, यह कथन किससे संबंधित है, इस टाइप के प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे गए थे आज के जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कई प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा है, सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या है? चर के बीच संबंध, चर के बीच अंतर, चर के प्रतिगमन या फिर चर के बीच मित्रता। तो दोस्तों जो सहसंबंध विश्लेषण की जो प्रमुख विशेषता होती है वह चर के बीच संबंध होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। चलिए 16वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, ध्यान देंगे। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसकी परिभाषा है यह? बताइए। यह क्रानबैक की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सन वाले प्रश्न भी आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 1957 में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ दोस्तों पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा नोट को। देखिए भारत में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 को पारित किया गया था, ठीक है सर। यह अधिनियम में 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद है आपका गलत नहीं होगा उत्तर, ठीक है। दोबारा बता दीजिए सर, तो दोबारा सुन लीजिए। देखिए भारत में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 में पारित हुआ था, लागू कब हुआ? 1958 में, ठीक है। 1957 में पारित हुआ, 1958 में लागू हुआ, 21 जनवरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है आपका, ट्रेडमार्क एक्ट कब पारित किया गया? ट्रेडमार्क एक्ट दोस्तों 1999 में पारित किया गया था, ठीक है।
याद रखेंगे। ट्रेडमार्क एक्ट कब पारित किया गया? 1999 में। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यह अधिनियम, ठीक है, यानी ट्रेडमार्क अधिनियम 30 दिसंबर 1999 को लागू हुआ। इस अधिनियम को साल 2010 में संशोधित भी किया गया था। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ट्रेडमार्क अधिनियम को कब संशोधित किया गया भैया, तो 2010 में। ट्रेडमार्क अधिनियम को लागू कब किया गया? 30 दिसंबर 1999। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है दोस्तों, पेटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। पेटेंट अधिनियम 1970 में पारित हुआ था। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सभी नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। 1970 में पेटेंट अधिनियम बनाया गया और इसे 1972 में लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें, ठीक है। पेटेंट अधिनियम पूछेगा कि कब बनाया गया था भैया, तो 1970 में बनाया गया था। अगर पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि पेटेंट अधिनियम पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था, तो 1972 में, ठीक है, 2 साल बाद, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आ गया आपका, कॉपीराइट अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। कॉपीराइट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1957 में पारित हुआ था, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नोट्स को ध्यान से पढ़िए। भारत में कॉपीराइट कानून 1957 में पारित किया गया था, ठीक है, और 1958 को लागू हुआ था, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखिए, ठीक है। 2 तरह से प्रश्न पूछेगा। भारत में कॉपीराइट कानून पारित कब किया गया भैया? 1957 में, ठीक है। लागू कब हुआ? 1958 में। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए अपने साथियों के साथ। चलिए 21 नंबर प्रश्न आ गया आपका, डिजाइन एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ था भैया? तो यह सन 2000 में पारित हुआ था, डिजाइन एक्ट, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिजाइन एक्ट अधिनियम 12 मई सन 2000 को लागू हुआ, ठीक है। डेट भी याद रखेंगे, डेट भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ऐसे देगा, देखिए 12 मई, 11 मई, ठीक है, 13 मई, ठीक है ना, या तो 14 मई, इस तरह से देगा। 11, 12, 13, 14 मई या सन 2000 लिख देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, तो इसीलिए याद रखिएगा इसे, ठीक है। 12 मई सन 2000 डिजाइन एक्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 22 नंबर देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों में शामिल है व्यापार रहस्य, ट्रेडमार्क, प्रशासनाधिकार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बौद्धिक संपदा के अधिकारों में जो शामिल होता है वह व्यापार रहस्य, ट्रेडमार्क और प्रकाशनाधिकार भी शामिल होता है, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम लोग को भी पढ़ने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आ गया आपका, शोध पद्धति के संदर्भ में संता मीमांसा शब्द किसको संदर्भित करता है? जो शोध पद्धति है दोस्तों, ठीक है, इसके शोध पद्धति के संदर्भ में जो सत्ता मीमांसा है, ठीक है, सत्ता मीमांसा एक शब्द है और यह जो शब्द है किसको संदर्भित करता है? तो 4 ऑप्शन दिया है, बताइए किसको संदर्भित करता है भैया? तो यह अवधारणाएं एवं वर्ग, उनके गुण और संबंध को यह क्या करता है? संदर्भित करता है, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 24 नंबर आ गया आपका, अनुसंधान किसी समस्या को हल करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। क्या कह रहा है? अनुसंधान किसी समस्या को हल करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ठीक है सर, और आयोजित की गई जांच है, ठीक है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यह परिभाषा विलियम सी एमोटी के द्वारा संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 25 आ गया आपका, गुणात्मक शोध आधारित होता है। जो गुणात्मक शोध होता है भैया वो किस पर आधारित होता है? तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, 99% दोस्तों जो बच्चे होते हैं दोनों लगा देंगे। हालांकि सही भी होता है, लेकिन याद रखिएगा बहुत से ऐसे केस होते हैं जैसे इसमें से प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ठीक है। तो गुणात्मक शोध जो आधारित होता है वह आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, ठीक है। जिसके अंदर भैया गुण होगा वो क्या करेगा? आग लगाएगा। क्या करेगा? आग लगा देगा। तो आगमनात्मक पद्धति, गुणात्मक शोध, आगमनात्मक पद्धति, मुझे लग रहा है ये आएगा, इसीलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए 26 नंबर प्रश्न आ गया आपका, मात्रात्मक शोध आधारित होता है, ठीक है। तो मात्रात्मक शोध
निगमन पद्धति पर आधारित होता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न तो आना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो दोनों में से दोस्तों, दोनों प्रश्न में से अच्छे से दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मात्रात्मक शोध क्या है? निगमन पद्धति पर आधारित होता है। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? शोध अभिकल्प एक योजना, संरचना तथा रणनीति है। ठीक है, जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि शोध संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सके। यह परिभाषा संबंधित है। तो यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो कार्ल लिंगर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। इस तरह से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, आज मैंने पेपर देखा है और पेपर को मैं जल्दी सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्या, कहाँ, कब, कितना, किस तरह से इत्यादि के संबंध में निर्णय लेने के लिए किया गया विचार अध्ययन की योजना का अध्ययन अभिकल्प का निर्माण करता है। यह परिभाषा संबंधित है। बताइए यह परिभाषा किससे संबंधित है? पीवी यंग से संबंधित है। 28 का ये हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आ गया आपका। यह शोध अभिकल्प का वह प्रकार है जो समस्या की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित होता है। यह परिभाषा संबंधित है। बताइए यह शोध अभिकल्प का वह प्रकार है जो समस्या की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित होता है। तो यह परिभाषा जिन्होंने दिया था भैया वह पीबी यंग ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या कह रहा है। यह शोध अभिकल्प का वह प्रकार है जो समस्याओं की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित होता है। शोध अभिकल्प है। बताइए वर्णनात्मक शोध अभिकल्प है या फिर निदानात्मक शोध अभिकल्प है या प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प है या पूरा है इसमें से। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के दो प्रश्न आपके पूछा है। दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। दोनों में से कोई एक तो जरूर पूछेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोनों प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, तो 30 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्णनात्मक शोध अभिकल्प हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न आ गया आपका, ध्यान देंगे। यहाँ मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, थोड़ा मैनेज करिए आप लोग। ठीक है, देखिए 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों। शोध अभिकल्प उस योजना से संबंधित है जिसके द्वारा आवश्यक सूचनाओं का विकास किया जाता है। यह परिभाषा संबंधित है। बताइए यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो रोनाल्ड गिस्ट के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। रोनाल्ड गिस्ट ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था भैया कि शोध अभिकल्प उस योजना से संबंधित है जिसके द्वारा आवश्यक सूचनाओं का विकास किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? अनुसंधान में उपकल्पना का उपयोग आधारित है निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अनुसंधान में उपकल्पना जो आधारित होती है, उपकल्पना का उपयोग, ठीक है, यह दोनों पर आधारित होती है। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों पर। ठीक है, निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों विधियों पर और उपकल्पना का उपयोग आधारित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 33 नंबर आ गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है? बताइए शोध पत्रिका, जनगणना प्रतिवेदन, अप्रकाशित शोध प्रबंध या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जो अप्रकाशित शोध प्रबंध होता है यह क्या है? द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, बाकी शोध पत्रिका, जनगणना प्रतिवेदन ये क्या है? द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न आ गया आपका। इसमें क्या पूछा है भैया? किसने कहा है कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है? बताइए लघुत्तर या फिर लघुत्तर हो सकता है। तो इसमें दोस्तों केवल लघुत्तर लिखा है आपके बुक में। ठीक है, तो याद रखेंगे। यह किसने कहा था बताइए? तो यह कहा था गुडे एवं हाट ने। ठीक है, गुडे एवं हाट ने क्या कहा था भैया? तो गुडे एवं हाट ने कहा था कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किया? बताइए। तो दोस्तों जो लीपले थे, ठीक है, लीपले ने सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किया था। चलिए 36 नंबर आ गया आपका। 36 नंबर प्रश्न देखें भैया, ध्यान से देखिए।
क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है, बताइए क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसका अंतिम सोपान क्या है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जो दूसरों को परिणामों की सूचना देता है, ठीक है, यह क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान होता है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर भी उसी टाइप के प्रश्न पूछा गया है। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण, ठीक है, वहाँ सोपान पूछा है भैया, ठीक है, सोपान, और यहाँ क्या पूछा है, चरण। ठीक है, दो प्रश्न दिया है आपके बुक में, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो आप लोग दोनों प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसमें कई सारे कराए हैं, तो पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो अंतिम चरण होता है दोस्तों, वह निष्कर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ। जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम जो सूत्रपात हुआ था दोस्तों, यह अमेरिका में हुआ था। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात कहाँ हुआ भैया, अमेरिका में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 39 नंबर प्रश्न पूछा है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ। तो दोस्तों जो क्रियात्मक अनुसंधान है, यह शिक्षा जगत में 1953 में प्रतिष्ठित हुआ। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इसको भी जो नोट है इसको भी पढ़ लीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है भैया, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और 100% मुझे लग रहा है पूछेगा कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, तो स्टीफन एम कोरे है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। तो यह किसका विश्वास है, तो यह दोस्तों जो कार्ल पियर्सन थे, ठीक है, इनका विश्वास था कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में होती है, न कि उसकी विषय वस्तु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 41 नंबर प्रश्न आ गया आपका, देखते हैं। 41 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान के विषय का मूल्यांकन किया जाता है, बताइए। व्यवहार्यता के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर, दोनों आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो अनुसंधान के विषय का मूल्यांकन है भैया, वह व्यवहार्यता के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर, दोनों पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 42 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 42 क्या पूछा है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक से भी कई प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो गुडे एवं हार्ट हैं, ठीक है, या फिर गुडे एवं हार्ट कभी कभी लिख करके देता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक गुडे एवं हार्ट है। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछता है कि केवल इतना देता है, सोशल रिसर्च, ठीक है, सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉर्ज लुंडबर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा, सोशल रिसर्च नामक किताब के लेखक कौन है, जॉर्ज लुंडबर्ग। मैंने दोनों बता दिया आपको। ठीक है, याद रखेंगे। 43 नंबर आ गया प्रश्न आपका, ब्रिस्टीड के अनुसार एक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र निर्भर है, बताइए। अनुभविक विधि पर और तर्कसंगत विधि पर, दोनों पर होता है। ठीक है, ब्रिस्टीड के अनुसार एक विज्ञान के रूप में जो समाजशास्त्र होता है, वह अनुभविक विधि पर और तर्कसंगत दोनों विधियों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों विधि पर। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या भैया, देखेंगे ध्यान से। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में दोस्तों जो स्टीफन एम कोरे हैं, ठीक है, स्टीफन कभी लिख के देता है कभी कभी, ठीक है, याद रखेंगे। कौन है भैया, स्टीफन, कौन है, स्टीफन एम कोरे ने दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न आ गया आपका, इसमें ध्यान देंगे दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है, बताइए। जॉन डब्ल्यू बेस्ट, स्टीफन एम कोरे, कार्ल लेविन, या कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रवर्तक हैं वह स्टीफन एम कोरे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या दिया है इसमें, 46 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें ध्यान देंगे। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान होते हैं, बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सोपान कितने होते हैं, तो 7 सोपान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 सोपान।
चलिए 47 नंबर प्रश्न आ गया आपका। जो अच्छे शोध के लिए मानदंड लिखते हैं बताइए कौन है भैया? डेल्टा कापोन है, कर्ट लिविन है, जेम्स, ठीक है, जेम्स नहीं रहेगा, जेम्स होगा, ठीक है, जेम्स हेराल्ड फॉक्स है या कोई नहीं। तो जो अच्छे शोध के लिए मानदंड लिखते हैं दोस्तों वह जेम्स हेराल्ड फॉक्स है। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्या प्रश्न पूछा है, ध्यान देंगे। कटौती और प्रेरण प्रणाली, ठीक है, तर्क का हिस्सा है, यह कथन किसका है बताइए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। कटौती और प्रेरण प्रणाली दोस्तों तर्क का हिस्सा है, यह किसने कहा था भैया? तो यह पीवी यंग ने कहा था, ठीक है। पीवी यंग ने क्या कहा था? कटौती और प्रेरणा प्रणाली तर्क का हिस्सा होता है। दोस्तों मैं एक प्रश्न को 2 बार 3 बार इसलिए पढ़ता हूँ, मुझे पता है आपको दोबारा समय नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पढ़ा है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक प्रश्न को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका? फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनम नामक पुस्तक लिखी थी बताइए। जो फ्रांसिस बेकन है भैया, नोवम ऑर्गेनम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो यह बताइए किस भाषा में लिखी थी? तो लैटिन भाषा में लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बताइए फ्रांसिस बेकन पूछेगा आपका दोस्तों कि नोवम ऑर्गेनम पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रांसिस बेकन ने, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है नोवम ऑर्गेनम? लैटिन भाषा में। चलिए 50 नंबर प्रश्न आ गया है आपका। पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च लिखी गई है बताइए। सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या पूछा है? द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च सॉरी द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई है? तो लजार्सफेल्ड और रोजनबर्ग द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोशल रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया भैया? अभी बताएं आपको, बताइए। यह लुंडबर्ग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? समांतर माध्य की स्थिति में कौन सी विधि उपयुक्त रहती है बताइए। इससे दोस्तों जो आपके सेकेंड पेपर में दोस्तों जो चैप्टर है समाजशास्त्र का, उसमें कुछ इसमें गणितीय शास्त्र भी पूछेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न को यहाँ पर लिखा है और पूछेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो समांतर माध्य की स्थिति होती है वह कौन सी विधि उपयुक्त होती है समांतर माध्य की स्थिति में बताइए? प्रत्यक्ष विधि या फिर लघु विधि? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। समांतर माध्य की स्थिति में प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त रहती है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 52 नंबर क्या पूछा है? प्रसरण किसके बीच में पर आधारित होता है, ठीक है। जो प्रसरण किसके बीच में पर आधारित, दोस्तों यह थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर टाइप करने में, ठीक है। इस तरह से प्रश्न होगा, प्रसरण किसके बीच में आधारित होता है बताइए, पर नहीं रहेगा, ठीक है। प्रसरण किसके बीच में आधारित होता है भैया बताइए? तो यह मानक विचलन का होता है, ठीक है। प्रसरण किसके बीच का आधारित होता है? मानक विचलन का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? प्रमाप विचलन की कमियां हैं बताइए। प्रमाप विचलन की कौन सी कमियां हैं? तो 2 कमियां हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ याद रखेंगे, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ प्रमाण रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा आपका सही। प्रमाण विचलन की कमियां हैं, 2 कमियां हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन से माप आते हैं? माध्यिका, बहुलक और समीर माध्य, सॉरी यहाँ समीर माध्य नहीं, समांतर माध्य रहेगा, ठीक है, समांतर, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग दोस्तों, ठीक है। समांतर माध्य भैया, ठीक है, कि माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य, ठीक है, ये क्या है? ये सभी क्या भैया? केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लास्ट में थोड़ा दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गई है जल्दी में, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। चलिए 55 नंबर प्रश्न पूछा है, सांख्यिकी का जनक किसको माना जाता है बताइए। सांख्यिकी का जनक दोस्तों सर रोनाल्ड एलेमर फिशर को माना जाता है। ये 100% प्रश्न आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? 56 नंबर, माध्यिका को कहा जाता है बताइए। माध्यिका को क्या कहा जाता है? तो स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है।
चलिए 57 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, वह कौन सा समंक होता है जिसमें अध्ययनकर्ता आंकड़ों का प्रयोग प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित करता है। बताइए वह कौन सा समंक है भैया। तो वह दोस्तों प्राथमिक समंक है। ठीक है, जो प्राथमिक समंक होता है दोस्तों, इसके जो अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है, वह आंकड़ों का प्रयोग करके प्रारंभ से अंत तक नए सिरों से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक समंक में याद रखेंगे। चलिए 58 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, यदि समंक श्रेणी के सभी पद मूल्यों को एक समान महत्व देना हो तो सबसे पहले उपयुक्त माध्य होगा। तो सबसे पहले उपयुक्त माध्य क्या होगा भैया, समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 59 नंबर प्रश्न पूछा है, माध्य कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न पूछा है, ध्यान देंगे, कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1864 में कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछेगा श्रमिक संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स ने किस देश में की थी, तो लंदन में की थी। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं है, लंदन में की थी। ठीक है, 1864 लंदन में। ठीक है दोस्तों, क्लास को जरूर शेयर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।